हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स जंक्शन। सो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के सामान्य गुण। इस चैप्टर से संबंधित कुछ बातें हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके थे। हम लोग ये सब देख चुके थे, बैरोमीटर, घनत्व, ये सब पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे पृष्ठ तनाव से, यहाँ से। तो अगर आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसे जाके देखिए। और बहुत सारे फिजिक्स का जितने भी चैप्टर हैं लगभग करवा दिया गया और इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो आज हम लोग पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन से शुरू करते हैं। पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है। क्या करता है पृष्ठ तनाव? तो अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है। और इसको हम टेंशन से भी याद रख सकते हैं। पृष्ठ तनाव को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। तो कोई भी लोग अपने टेंशन को कम करने का ही सोचेगा, ठीक है। तो इसी से हम लोग याद रख सकते हैं कि क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने की, कम करने की चेष्टा करता है, वो हो गया सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है बल बटा लंबाई। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक बल का हो गया न्यूटन और लंबाई के बदले हो गया मीटर। न्यूटन का हो जाता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर का मीटर हो गया। इसका क्या हो गया? केजी पर सेकेंड स्क्वायर। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र हो गया mt/2। यदि किसी द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल ए बढ़ाने के लिए W कार्य किया जाए तो करना पड़े तो द्रव का पृष्ठ तनाव हो जाता है W/A, यानी कि कार्य बटा क्षेत्रफल। अतः पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हो गया? तो पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है जूल पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। पृष्ठ तनाव सबसे ज़्यादा होगा शहद का, उसके बाद होगा पानी का, उसके बाद होगा केरोसिन का, ठीक है। पृष्ठ तनाव सबसे ज़्यादा शहद का हो गया, क्योंकि शहद को अगर हम किसी एक बूंद गिराते हैं तो वो ज़्यादा फैलता नहीं है, वो अपने क्षेत्रफल को कम ही रखने की कोशिश कर रहा है। इस कारण शहद का पृष्ठ तनाव ज़्यादा हो गया। पानी का उससे कम। और केरोसिन को अगर हम एक बूंद गिराते हैं वो तो पूरा फैल जाता है, तो वो अपना क्षेत्रफल पूरा बढ़ा रहा है। तो इस कारण पृष्ठ तनाव कम किसका हो गया? केरोसिन का। आगे है हम लोगों का कि तापमान के बढ़ने से द्रव के पृष्ठ तनाव का मान घटता है और क्रांतिक ताप पर शून्य हो जाता है। आगे देखते हैं पृष्ठ तनाव के उदाहरण। कौन कौन से पृष्ठ तनाव के उदाहरण में आ सकते हैं? जैसे कि वर्षा की बूंदें या पारे के कण आदि गोलाकार होते हैं, क्योंकि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करते हैं। बोला जा रहा है कि वर्षा का बूंद या पारे का कण, ये सब क्या होता है? गोलाकार होता है। क्यों? क्योंकि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ ये जो है हमेशा कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। तो कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसा किसके कारण हो गया? पृष्ठ तनाव के कारण। जहाँ भी कम क्षेत्रफल है ना, पृष्ठ तनाव का परिभाषा ही होता है, क्या होता है कि वह अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है। तो यहाँ भी ये न्यूनतम बनाने की चेष्टा कर रहा है, जिस कारण वर्षा की बूंदें गोल हो रही है। तो ये हो गया पृष्ठ तनाव के कारण ही। पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से बाहर निकलने पर शेविंग ब्रश के बल आपस में चिपक रहे हैं, क्योंकि वो अपने क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश कर रहा है, जिस कारण शेविंग ब्रश के बाल जो है आपस में चिपक रहे हैं। किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी में तैराई जा सकती है। स्थिर जल की सतह पर मच्छरों का लार्वा तैरते रहता है, परंतु जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाता। बोला जा रहा है कि अस्थिर जल है ना, जैसे कि ऐसे ही जल है, उस पर मच्छर का लार्वा तैरते रहता है, लेकिन उस पर जल छिड़क दिया जाता है, उस पर क्या मिट्टी का तेल छिड़क दिया जाता है, जिसके मिट्टी का तेल का फैलाव ज़्यादा होता है। इसके कारण उस जल का हो गया पृष्ठ तनाव कम, जिसके कारण जो है वह लार्वा पानी में डूबकर मर जाता है। गर्म खाना या सूप स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि गर्म सूप या खाने का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है। गर्म खाना खाने में स्वादिष्ट क्यों लगता है? क्योंकि वह गर्म है, इसके कारण उसका पृष्ठ तनाव कम है। पृष्ठ तनाव कम है यानी उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ज़्यादा होगा। वह जीभ पे आसानी से
फैल पाएगा, है ना, जीभ पे आसानी से फैल पाएगा, जिसके कारण हमको उस भोजन को करने में स्वादिष्ट लगेगा। जल में साबुन या डिटर्जेंट मिलाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाते हैं, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। जल में हम लोग साबुन या कोई सर्फ वगैरह मिलाते हैं, इससे क्या होता है, उस जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव कम हो रहा है यानी क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है, क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है, जिससे वो मैल में गहराई तक अंदर तक चला जाता है, जिससे है जो कपड़ा ज़्यादा साफ हो पाता है। आगे साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए उन पर तेल डाल दिया जाता है। क्यों तेल डाल देने पर क्या होता है, तेल का फैलाव ज़्यादा हो रहा है, जिस कारण समुद्र की लहरें जो है वो शांत हो जाती है। साबुन का बुलबुला पृष्ठ तनाव के कारण ही बड़ा हो जाता है। जब दो साबुन के बुलबुलों के आपस में सटाया जाता है तो बड़ा वाला बुलबुला और बड़ा होता है और छोटा वाला बुलबुला और छोटा हो जाता है। आगे हम लोग समझते हैं केशिकत्व के बारे में, कैपिलरिटी। ठीक है, तो केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना केशिकत्व कहलाता है। क्या कहलाएगा केशिकत्व, यदि कोई नली है, ठीक है, केश नली, या द्रव इसके ऊपर चढ़ रहा है या नीचे भी उतर रहा है, तो यही घटना कहलाएगी केशिकत्व। आगे केश नली बहुत पतली एक समान त्रिज्या वाली एक खोखली नली होती है। ठीक है, इसको हम लोग H = 2T cos थीटा से, इसका एक फॉर्मूला हो गया, जहाँ D हो गया घनत्व, R हो गया केश नली की त्रिज्या, T हो गया पृष्ठ तनाव और थीटा उसके दोनों के बीच स्पर्श कोण हो गया, H हो गया द्रव का चढ़ान या उतरान और G हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केश नली में ऊपर चढ़ता है। इसमें बताया जा रहा है कि जो द्रव सामान्यतः कांच को भिगोएगा वही द्रव है जो केश नली में ऊपर की ओर चढ़ेगा, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वह क्या होता है, नीचे उतरता है। जो द्रव कांच को भिगो ही नहीं रहा है वह द्रव नीचे उतरेगा। केश नली में द्रव के चढ़ने या उतरने के कारण पृष्ठ तनाव ही होते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण ही कोई द्रव है जो केश नली में ऊपर चढ़ रहा है या नीचे उतर रहा है। नली की त्रिज्या कम होने पर चढ़ान की ऊंचाई का मान बढ़ता है। यदि केश नली की त्रिज्या कम है तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा ऊंचाई तक वो द्रव चढ़ पाएगा, लेकिन यही इसका त्रिज्या ज़्यादा है तो वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं चढ़ पाएगा, बल्कि क्या होगा, त्रिज्या अधिक होने पर इसकी मान घटता है। अब हम लोग देखते हैं केशिकत्व का एग्जाम्पल, जैसे कि लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर की ओर चढ़ना, ये क्या है, केशिकत्व का ही एग्जाम्पल है। थिन ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही डालने से स्याही का फैलना, स्याही फैल रहा है, थिन ब्लॉटिंग पेपर पर अगर स्याही डालते हैं तो स्याही बहुत फैल रहा है, तो ये भी एग्जाम्पल है केशिकत्व का ही। पेड़ पौधों की शाखाओं से खनिज लवणों का संचरण, किसका एग्जाम्पल है, ऊपर की ओर, ये भी तो चढ़ रहा है, या केश नली हो, है ना, तो ये भी एग्जाम्पल है केशिकत्व का। वर्षा के पश्चात किसान खेतों की जुताई कर देते हैं, जिससे मिट्टी में बनी केशी नलियाँ टूट जाती है और पानी नीचे से ऊपर नहीं आ पाता है, जिससे नमी बनी रहती है। बोला जा रहा है कि वर्षा के पश्चात, है ना, जो किसान लोग हैं जो खेत की जुताई कर देते हैं, जिससे मान लिया जाए ये खेत है, ठीक, अब बारिश हुई इसमें, तो किसान लोग बारिश जैसे ही होगी थोड़ा बहुत जाके जुताई कर देते हैं अपने अपने खेत को, तो इसके कारण जो नीचे से नमी बनी हुई थी केश नलिया के कारण नीचे से पानी जा रही थी, वो बीच में केश नलियाँ क्या हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, जिससे टूट जाती है तो नमी, इसमें नीचे से ऊपर पानी नहीं जा रहा है, तो इसमें नमी, इस खेत में नमी क्या होता है, बरकरार बना हुआ रहता है। पानी की नभचंद्रक अवतल लेंस तथा पारे का उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अब हम लोग केशिकत्व के बारे में समझ चुके हैं, अब हम लोग जानेंगे श्यानता, विस्कोसिटी के बारे में। तो तरल की सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को क्या बोलेंगे, श्यान बल बोलेंगे। तरल पदार्थ के बीच अगर घर्षण बल लग रहा है तो उसी बल को बोला जाता है श्यान बल, तथा यह गुण श्यानता कहलाती है। और ये श्यान बल लगने के गुण को क्या बोलेंगे, श्यानता।
श्यानता तरल के गाढ़ापन को दर्शाती है। श्यानता क्या दर्शाता है? कोई भी तरल चीजें कितने गाढ़ापन है ना। आगे समझ में, तरल के सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को श्यान बल बोलेंगे और यह गुण श्यानता कहलाएगी। और श्यानता क्या दर्शाती है? तरल के गाढ़ापन को, कोई भी तरल चीज कितने गाढ़ा है, यह श्यानता दर्शाती है। जिस तरल में जितना अधिक श्यानता का गुण होगा उसे हिलाने में उतना ही अधिक बल लगाना पड़ेगा। हम लोग अभी देखेंगे श्यानता क्या चीज दिखाता है? गाढ़ापन को, यानी श्यानता समानुपाती हो जाएगा गाढ़ापन का। जिसका गाढ़ापन ज्यादा होगा उसका श्यानता भी ज्यादा होगा, है ना। श्यानता समानुपाती किसका हो जाएगा? गाढ़ापन का। तो वही बोला जा रहा है कि जिस तरल में जितना अधिक श्यानता का गुण होगा, यानी गाढ़ापन का गुण होगा, उसको हिलाने में उतना ही अधिक बल लगाना पड़ेगा। जैसे कि शहद का क्या है? गाढ़ापन ज्यादा है, तो इसके कारण उसका श्यानता भी ज्यादा होगा और इसको हिलाने में हमको सबसे ज्यादा बल लगाने पड़ेंगे। पानी की अपेक्षा, केरोसिन, पेट्रोल, ये सब की अपेक्षा हमको शहद को हिलाने में ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो श्यानता सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? शहद का, उसके बाद पानी, उसके बाद केरोसिन, उसके बाद पेट्रोल। अगर हम लोगों को श्यानता द्रव और गैस में दे दिया जाए कि किसका ज्यादा श्यानता होगा, तो पहले हम लोग देखेंगे श्यानता समानुपाती किसका होता है? गाढ़ापन का। तो द्रव ज्यादा गाढ़ापन होता है, यानी द्रव का ज्यादा श्यानता होगा, उसके बाद गैस का होगा। श्यानता तरल अर्थात द्रव और गैस का गुण होता है, अतः ठोस की श्यानता शून्य होती है। श्यानता सिर्फ द्रव और गैस का ही गुण है, ठोस का नहीं, ठीक है। श्यानता तरल अर्थात द्रव और गैस का गुण है। सिर्फ तरल चीजों में श्यानता काम करता है, ठोस में की श्यानता होती है शून्य। जमीन या वायु की अपेक्षा पानी में चलना कठिन होता है क्योंकि पानी की श्यानता अधिक होता है। बोला जा रहा है जमीन या वायु की अपेक्षा, हम लोग जैसे कि हवा में ऐसे नॉर्मल चलते हैं, ऐसे ही अगर हम लोग पानी में चले तो पानी में हम लोगों को चलना कठिन महसूस होगा। क्यों? क्योंकि पानी की श्यानता वायु की अपेक्षा पानी की श्यानता क्या है? ज़्यादा है, गाढ़ापन ज़्यादा है, इस कारण उसमें हम लोग को चलने में कठिनाई महसूस होती है। आगे है, बादल के कण वायु की श्यानता के कारण बहुत धीरे धीरे नीचे आ पाते हैं तथा वे आकाश में ही तैरते हुए प्रतीत होते हैं। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि बादल के कण जो है वायु की श्यानता के कारण बहुत धीरे धीरे नीचे आ पाता है तथा वे आकाश में ही तैरते हुए प्रतीत होते हैं। द्रव की श्यानता ताप के बढ़ने से घटती है जबकि गैस की श्यानता ताप के बढ़ने से बढ़ती है। बोला जा रहा है द्रव की श्यानता अगर ताप बढ़ाया जा रहा है तो उससे क्या होगा? घटेगा। कोई भी तरल चीज़ों को अगर हम गर्म करेंगे द्रव को तो उससे क्या होगा? उसका गाढ़ापन घटेगी ही ना। उसका गाढ़ापन अगर घट रही है तो क्या होगा? उसका श्यानता घटेगी। लेकिन जब किसी गैस को हम गर्म करते हैं तो उससे क्या होता है? उसका गैस को गर्म करने से उस गैस का और फैलाव ज़्यादा होगा, यानी गाढ़ापन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। श्यानता ताप के बढ़ने से बढ़ती है। आगे है, वह तरल जिसके लिए संपीड्यता तथा श्यानता दोनों ही शून्य होते हैं आदर्श द्रव कहलाता है। बोला जा रहा है कि वह तरल जिसके लिए संपीड्यता और श्यानता दोनों शून्य रहेगा वह आदर्श द्रव कहलाएगा। परंतु प्रकृति में ऐसा तरल संभव नहीं है। प्रकृति में ऐसा कोई भी तरल नहीं होगा जिसका श्यानता शून्य होगा या और संपीड्यता भी शून्य होगा। आगे हम लोग देखते हैं श्यानता गुणांक। किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक के द्वारा मापा जाता है जो निम्न सूत्र से श्यानता गुणांक को नीचे वाले सूत्र से स्पष्ट किया जा रहा है। श्यानता गुणांक बराबर होता है F बराबर ईटा A इंटू dV/dx, जहाँ ईटा क्या है? श्यानता गुणांक है, F है श्यान बल और A है प्रत्येक परत का क्षेत्रफल, dV/dx हो गया वेग प्रवणता, ठीक है। और ईटा का एसआई मात्रक हो जाता है, ईटा का एसआई मात्रक हो जाता है केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ईटा का बीमा होता है ml इनवर्स टी इनवर्स। श्यानता का गुण तरल पदार्थ में सहसंजक बल के कारण ही उत्पन्न होता है। श्यानता का गुण तरल पदार्थों में सहसंजक बल के कारण उत्पन्न होता है।
आगे हम लोग देखते हैं तरलता और श्यानता में संबंध। तरलता और श्यानता में क्या संबंध है? दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तरलता और श्यानता क्या है? दोनों एक दूसरे के उल्टा है। जिस तरल की श्यानता जितनी कम होगी उसकी तरलता उतनी ज़्यादा होती है। क्या बोला जा रहा है कि जिसकी श्यानता कम होगी तो उसकी तरलता ज़्यादा होगा। द्रव का अनुभार बढ़ने से उसकी श्यानता बढ़ती है। अगर किसी द्रव का भार बढ़ा दिया जाए तो उसकी श्यानता है जो बढ़ जाएगी। अब है स्टोक का नियम। स्टोक का नियम, अगर स्टोक का नियम आए हम लोग का एग्जाम में तो सीधे ये श्यानता से संबंधित है। स्टोक का नियम किससे संबंधित है? श्यानता से। स्टोक ने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि आर त्रिज्या की गोली किसी पूर्णतः समान या अनंत विस्तार वाले तरल माध्यम से भी वेग से गति करे तो गोली पर कार्य करने वाला श्यान बल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा F बराबर 6 पाई ईटा R इंटू V। द्रव की श्यानता मापने में स्टोक के नियम का उपयोग किया जाता है। द्रव की श्यानता मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो स्टोक के नियम का। अब हम लोग समझते हैं बर्नौली के सिद्धांत को। बर्नौली के सिद्धांत बोले या बर्नौली के प्रमेय। तो बर्नौली इसके अनुसार जब कोई असंपीड्य तथा आश्यान द्रव्य गैस, आश्यान द्रव अथवा गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा दोनों सिरों पर नियत रहती है। यह आसान शब्दों में बर्नौली का सिद्धांत क्या है? आसान शब्दों में इसको इस तरह से कह सकते हैं कि किसी वस्तु के ऊपर अगर दाब बढ़ाया जाता है तो गतिज ऊर्जा घटेगी। दाब और गतिज ऊर्जा में विपरीत संबंध है, यही है बर्नौली का सिद्धांत। अगर दाब बढ़ाया जाता है तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा घटेगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा घटेगा और गतिज ऊर्जा बढ़ाया जाता है तो दाब घटेगा। इसको आसान शब्दों में हम लोग याद रख सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला है बर्नौली के सिद्धांत का कि P प्लस हाफ PV स्क्वायर प्लस रो GH एक क्या हो गया? कांस्टेंट। ए है रो, P की तरह जो लिखा हुआ है उसको हम लोग रो पढ़ते हैं। इस प्रमेय के अनुसार गतिज ऊर्जा के बढ़ने से दाब घटता है। क्या होता है? बर्नौली के प्रमेय के अनुसार यदि गतिज ऊर्जा को बढ़ा दिया जाए तो दाब घटेगा तथा गतिज ऊर्जा के घटने से अगर गतिज ऊर्जा को घटा दिया जाए तो दाब बढ़ेगा। ठीक है, बर्नौली प्रमेय जो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्नौली प्रमेय किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। वायु की गति दाब प्रवणता पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है वायु की गति? तो दाब प्रवणता पर आधारित होती है। अब बर्नौली प्रमेय का अनुप्रयोग कहाँ बर्नौली के प्रमेय का उपयोग किया जाता है? तो बर्नौली प्रमेय का उपयोग वेंचुरी मीटर है ना, वेंचुरी मीटर, कनित्र जिसको एटोमाइजर भी बोलते हैं, फिल्टर पंप, ये सब में बर्नौली प्रमेय पर ही ये सब आधारित है। जैसे वेंचुरी मीटर बर्नौली प्रमेय पर आधारित उपकरण है। ये बर्नौली प्रमेय पर ही ये उपकरण जो है वेंचुरी मीटर वो कार्य करता है। इसकी सहायता से किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात किया जाता है। वेंचुरी मीटर से क्या किया जाता है? तो किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर को ज्ञात किया जाता है। आगे है कनित्र, एटोमाइजर, ये भी है बर्नौली प्रमेय पर ही आधारित है। यह भी बर्नौली प्रमेय पर आधारित उपकरण है। इसकी सहायता से बूंदों का फुहारा किया जाता है। क्या किया जाता है कनित्र से? तो इसकी सहायता से बूंदों का फुहारा किया जाता है। इसका उपयोग चित्रकारी, रंगाई, इत्र छिड़कने तथा नाक कान के डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। कनित्र का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो चित्रकारी में किया जाता है, रंगाई में किया जाता है, इत्र छिड़कने में किया जाता है और नाक कान के डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। फिल्टर पंप भी जो है वो बर्नौली के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। फिल्टर पंप भी बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हम लोग देखते हैं बर्नौली के उदाहरण। इसके एग्जाम्पल मेन रूप से हम लोगों को एग्जाम्पल ही याद करके रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल ही हम लोगों के एग्जाम में सीधे आ जाते हैं और वही से पूछ लिया। कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन के रूप में दे दिया जाएगा और बताया जाता है कि ये किसके उदाहरण है, और ऑप्शन में बहुत सारे प्रमेय को दे दिया जाएगा। बोला जा रहा है तेज आंधी आने पर टीन का छत का उड़ जाना। ये किसके? बर्नौली के सिद्धांत के आधार, बर्नौली प्रमेय के आधार पे ही तेज आंधी आने पर टीन की छत उड़ जाता है। क्योंकि बर्नौली का कहना है कि अगर
क्या होगा, अगर गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी तो दाब कम होगा। तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी तो क्या होगा, दाब कम होगा। तो मान लिया जाए अगर तेज आंधी आया, ठीक है, तेज आंधी आया तो ऊपर हम लोगों का जो टीन का छत है यहाँ पे तो तेज आंधी चल रही है, तो ऊपर तेज आंधी यानी गतिज ऊर्जा वहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ क्या हो गया, दाब कम हो गया। ऊपर तेज आंधी चल रही है तो वहाँ दाब कम हो गया, गतिज ऊर्जा ज़्यादा है। लेकिन हम लोगों के मकान के नीचे जो वायुमंडलीय दाब के बराबर ही रहेगा, यानी ऊपर की अपेक्षा नीचे जो है वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होगा और ऊपर क्या है, दाब कम होगा। लेकिन तो नीचे से इसीलिए धक्का आता है और ये हमारी जो छत का जो टीन की छत है वो उड़ जाता है। तो ये बर्नौली के सिद्धांत पे ही आधारित है। आगे है, कमानीदार तुला के नीचे गमछा हिलाने से गतिज ऊर्जा बढ़ता है, जिसके कारण जो है दाब घटता है। जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर तेजी से आती है तो लोगों को दूर हटने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा के बढ़ने से दाब घट जाता है। ये भी बर्नौली के प्रमेय के ही उदाहरण है। बोला जा रहा है कि जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर तेजी से आ रही है, प्लेटफॉर्म पर कोई रेलगाड़ी तेजी से आ रही है तो इसका क्या है, गतिज ऊर्जा ज़्यादा है। गतिज ऊर्जा ज़्यादा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, दाब कम है। लेकिन प्लेटफॉर्म पर जो व्यक्ति जहाँ बैठा है, यहाँ पे मान लिया जाए ये व्यक्ति बैठा है, तो इसका दाब तो वायुमंडलीय दाब के बराबर ही होगा। यहाँ दाब कम गया गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण और यहाँ दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है, यानी कि इसकी अपेक्षा यहाँ दाब अधिक है। तो यहाँ दाब कम गया, यहाँ अधिक है, तो इसके कारण है जो ये आदमी ट्रेन की ओर चला जाता है। इसीलिए ये भी है जो बर्नौली के ही उदाहरण है और इसीलिए सलाह दिया जाता है कि जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर तेजी से आती है तो लोगों को दूर हटने का सलाह दिया जाता है। गहरा जल सदैव शांत होता है, क्योंकि जहाँ जल गहरा होगा वहाँ द्रव का स्थैतिक दाब अधिक होगा। बर्नौली प्रमेय के अनुसार जहाँ जल का वेग कम होगा वहाँ जल शांत होगा। अब हम लोग समझते हैं अविरलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अविरलता का सिद्धांत, यदि कोई असंपीड्य एवं अश्यान द्रव अर्थात आदर्श द्रव असमान अनुप्रस्थ काट वाली नली में बह रहा हो तथा उसका प्रवाह धारा रेखीय हो तो नली के प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा द्रव के वेग के गुणनफल समान हो रहता है। इसे ही अविरलता का सिद्धांत कहते हैं। यानी A1 V1 बराबर हो जाएगा A2 V2। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग, यदि द्रव का प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग से कम होता है। क्या बोला जा रहा है कि यदि द्रव के प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग से कम है तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह होता है, अर्थात द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरती है जिससे उसके पहले वाले कण गुजरा था। इस निश्चित वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। एक निश्चित वेग को क्या बोलेंगे, क्रांतिक वेग, यानी जिससे अधिक जाने पर वह वेग जिगजैग होने लगे, है ना, यानी टेढ़ा मेढ़ा गुजरने लगे, उसको बोलेंगे क्रांतिक वेग। यदि द्रव का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न होकर विक्षुब्ध प्रवाह हो जाता है। विक्षुब्ध प्रवाह के कारण ही द्रव टेढ़ा मेढ़ा या भावरदार उत्पन्न होता है। बोला जा रहा है वह क्रांतिक वेग किसको बोलेंगे, तो वह वेग है ना, वह वेग जिससे अधिक जाने पर अगर उस वेग से हम थोड़ा बहुत भी अधिक वेग कर देते हैं तो वह कैसा टेढ़ा मेढ़ा जाने लगेगा। लेकिन वह धारा रेखीय प्रवाह जहाँ पे हम लोग एक धारा रेखीय प्रवाह से वह वेग चलने लगे तो इस वेग को बोलेंगे क्रांतिक वेग। लेकिन इसी वेग से अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा इसमें वृद्धि करेंगे तो ये जिग जैग के रूप में चलने लगेगा। ठीक है, विक्षुब्ध प्रवाह, तो बोलेंगे वह ज़्यादा से ज़्यादा वेग, जिस वेग से वह कोई वेग है जो धारा रेखीय प्रवाह से चलने लगे उसे बोलेंगे क्रांतिक वेग। ठीक है, जब द्रव के बहने का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका बहना मुख्यतः श्यानता पर निर्भर करता है। बोला जा रहा है जब वेग को बहने का वेग क्रांतिक वेग से कम हो तो किस पे निर्भर करेगा, श्यानता पे। और यदि द्रव के बहने का वेग क्रांतिक वेग से अधिक रहेगा तो वह द्रव का बहना किस पे निर्भर करेगा, घनत्व पे। यदि उस द्रव का बहना क्रांतिक वेग से कम हो तो किस पे निर्भर करेगा, श्यानता पे।
और अगर क्रांतिक वेग से अधिक हो तो द्रव का बहना निर्भर करेगा घनत्व पर। आगे हम लोग समझते हैं सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी। तो जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है। कोई वस्तु अगर ऊपर से नीचे गिर रहा तो प्रारंभ में वो वेग में बढ़ती हुई गिरेगी, क्या होगा, उसका वेग बढ़ता है, किंतु कुछ समय बाद वह नियत वेग से गिरने लगता। शुरुआत में जो यहाँ पे कुछ वेग से गिरा, लेकिन यहाँ पे गिरने का उसका वेग बढ़ गया, लेकिन जब और नीचे गिरती है तो उसका वेग क्या होता है, एक समान वेग से गिरने लगता है, और इसी वेग को बोलेंगे सीमांत वेग। जैसे पैराशूट की सहायता से नीचे उतरता सैनिक सीमांत वेग से पृथ्वी पर उतरता है। सीमांत वेग आप लोग समझ चुके होंगे। बोला जा रहा है कि जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में जब उसका वेग क्या, जब नीचे प्रारंभ में गिरती है तो उसका वेग बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित समय आने के बाद वह नियत वेग से गिरने लगती है, उसी को बोलेंगे सीमांत वेग। एग्जाम्पल में है पैराशूट की सहायता से नीचे उतरता हुआ सैनिक जो है सीमांत वेग से ही पृथ्वी पर उतरता है। आगे चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के दो पिंडों में होता है, वे किसी भी क्षण समान वेग होंगे। आगे हम लोग समझते हैं प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी। ठीक है, प्लास्टिसिटी वैसा पदार्थ जिस पर बल लगाने से वह वस्तु विकृत होकर उसी आकार में रह जाएगा, उसको बोलेंगे प्लास्टिसिटी, और इसको हिंदी में नमनीयता बोलते हैं या सुघट्यता, इसको बोल सकते हैं सुघट्यता भी। बोला जा रहा है कि वैसा पदार्थ जिस पर अगर हम बल लगाते हैं, जैसे रबर पे बल लगाते हैं तो वो, लेकिन वो पहले वाली, अगर उस पर बल लगाना छोड़ देते हैं तो वो पहले वाली अवस्था में आ जाता। लेकिन यदि हम वही एक गीली मिट्टी पे बल लगाएं, अगर गीली मिट्टी पे बल लगाते हैं तो क्या होगा, उस पर वो उसी अवस्था में रह जाएगा, विकृत होकर उसी अवस्था में रह गया, तो वो क्या कहलाएगा, प्लास्टिसिटी कहलाएगा। और गीली मिट्टी और मोम का ही सबसे ज़्यादा प्लास्टिसिटी होता है। सबसे ज़्यादा किसका प्लास्टिसिटी होता है, तो गीली मिट्टी का सबसे ज़्यादा प्लास्टिसिटी होगा, यानी नमनीयता। और मोम पे भी अगर हम बल लगा के छोड़ दें तो वो उसी अवस्था में विकृत होकर उसी आकार में रह जाएगा। प्लास्टिक, बैकेलाइट, टेफ्लॉन, ये सब क्या है, प्लास्टिसिटी है। अगर इस पर हम लोग बल लगा के छोड़ दें तो वो विकृत रूप में उसी अवस्था में रह जाएगा। और इलास्टिसिटी किसको बोलेंगे, यदि इस पर बल लगाएं, है ना, तो वो पुनः अपनी बल लगाना जिस टाइम छोड़ेंगे वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा। जब वस्तु को बल लगाकर खींचा जाता है तो इसका आकार में परिवर्तन होता है, और जब बल हटा दिया जाता है तो क्या होता है, तो वह वस्तु पुनः उसी आकार में आ जाता है। यह गुण प्रत्यास्था कहलाता है। लेकिन अगर उसी आकार में बना रहे तो वह गुण क्या कहलाएगा, नमनीयता, या इसको सुघट्यता भी कहते हैं, और इंग्लिश में बोलेंगे प्लास्टिसिटी। प्रत्यास्था सबसे ज्यादा किसका होता है, ठोस का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का। प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी है, जिसपे बल हटाने से वह अपनी पुनः जो अवस्था में बनी हुई थी उसी अवस्था में आ जाए, वही कहलाएगी प्रत्यास्था। तो प्रत्यास्था सबसे ज्यादा ठोस का होता है, उसके बाद द्रव का होता है, उसके बाद गैस का होता है। प्रत्यास्था इसके कठोरता के समानुपाती होता है। ठीक है, प्रत्यास्था किसके समानुपाती होता है, ये समानुपाती होता है कठोरता के। तो कठोर सबसे ज़्यादा ठोस हो रहा तो ठोस का प्रत्यास्था सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ किसका है, तो प्रत्यास्था क्रम हम लोग देखते हैं। सबसे ज़्यादा प्रत्यास्था है क्वार्ट्ज का। ठीक है, अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा किसका प्रत्यास्था है तो क्वार्ट्ज का, उसके बाद हाथी का दांत का, उसके बाद रबर की गोली, उसके बाद मोम हो गया, उसके बाद गीली मिट्टी का सबसे कम प्रत्यास्था है, यानी कि उसका नमनीयता यानी सुघट्यता ज़्यादा है। ठीक है, रबर, स्प्रिंग, क्वार्ट्ज, ये सब किसके प्रत्यास्था के एग्जाम्पल हैं। आगे हम लोगों का विकृति बोला जा रहा है। परिवर्तित लंबाई तथा मूल लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति किसे कहते हैं, तो परिवर्तित लंबाई और मूल लंबाई के अनुपात को विकृति कहलाता है। विकृति जो है एक मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है, क्योंकि ये भी लंबाई और ये भी लंबाई, और लंबाई का अनुपात क्या हो गया, मीटर बाई मीटर, ये तो क्या हो गया, बीमाहीन राशि हो गया। लंबाई में परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन में परिवर्तन को आयतन विकृति तथा आकृति में परिवर्तन को अपरूपण विकृति कहेंगे।
लंबाई में परिवर्तन को क्या बोलेंगे? तो अनुदैर्ध्य विकृति। आयतन में परिवर्तन को बोलेंगे आयतन विकृति, और आकृति में परिवर्तन को बोलेंगे अपरूपण विकृति। प्रतिबल, अब समझते हैं प्रतिबल। बल तो हम लोग देख चुके थे, लेकिन ये प्रतिबल, तो बल के विरुद्ध है ना, क्या? बल के विरुद्ध लगने, बल के विरुद्ध एकांक क्षेत्र में लगने वाले बल को प्रतिबल कहा जाता है। किसको प्रतिबल बोलेंगे? बल के विरुद्ध एकांक क्षेत्र में लगने वाले खिंचाव बल को। बल दो तरह से लगते हैं, एक हम लोग खींच भी रहे हैं वो भी बल हो गया, एक हम लोग धक्का दे रहे हैं वो भी बल हो गया। तो खिंचाव बल लग रहा है, अगर खिंचाव बल लगेगा तो उसको बोलेंगे प्रतिबल, बल के विरुद्ध। तो प्रतिबल बराबर हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल, यानी कितना खींचा गया। यहाँ बल कौन बल होगा? कितना खींचे, खींचने में कितना लगा बल, वही यहाँ पे बल हो गया। प्रतिबल का ऐसा ही मात्रक हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको या तो पास्कल भी बोलेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं। तो बल का ऐसा ही मात्रक या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसको बोलेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुने मीटर -2, केजी मीटर -1 S इनवर्स 2। प्रतिबल का बीमा होता है ML इनवर्स 1 T इनवर्स 2। अब देखते हैं हुक का नियम। हुक का नियम क्या है? प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल किसके समानुपाती है? विकृति के। यही हुक ने यही बताया कि प्रतिबल जो है वो विकृति के समानुपाती होता है, और यही हो गया हम लोगों का हुक का नियम। तो प्रतिबल बराबर ई कांस्टेंट के रूप में ई विकृति लिख सकते हैं, जहाँ ई बराबर प्रतिबल बटा विकृति हो गया, जहाँ ई क्या है? प्रत्यास्थ गुणांक है। तो प्रत्यास्थ गुणांक का ऐसा मात्रक क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। बर्तन में प्लास्टिसिटी का गुण होता है ना, यानी सुघट्यता, नमनीयता। कोई भी बर्तन में कैसा गुण होता है? प्लास्टिसिटी का गुण होता है। जो वस्तु जितना अधिक कठोर होगा उसकी प्रत्यास्थता उतना अधिक होगी। क्या बोला जा रहा है? प्रत्यास्थता, हम लोग ऊपर देखे थे, प्रत्यास्थता समानुपाती कठोरता। जो वस्तु जितना अधिक कठोर होगा उसकी प्रत्यास्थता उतनी अधिक होगी। प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक का ऐसा मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को? पास्कल। बोला जा रहा है आदर्श तरल घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। आदर्श तरल कैसा होता है? घर्षण रहित और असंपीड्य। लेकिन आज ये आदर्श तरल संभव नहीं है, कोई भी चीज घर्षण रहित और असंपीड्य नहीं हो सकता। तो ये चैप्टर खत्म हो चुका है। आज के लिए इतना ही, और हम लोग अगले वाले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।